नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है और ये चैप्टर लगभग मिलता जुलता है किससे बेटा? फाइनल अकाउंट से। बस फर्क तो ऐसा देखा, जमीन आसमान का फर्क है बेटा। रिजू का है? रिजू बेटा क्लास के बाद मिलना है बेटा, मुझसे जरूरत है बेटा, क्लास के बाद मिलना। नाउ बड़े ध्यान से आप लोग समझना, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा इस चीज के बारे में अपन को यहाँ समझना। शुभम खड़े हो जाओ, वहां से बेटा खड़े हो, पीछे उस कॉर्नर पे कोई बात यहाँ आके बेटा, इस बेंच पे आके। नहीं दिखेगा नहीं ना आप। ध्यान समझना, जो चैप्टर हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा है वैसा ही कंसेप्चुअल चैप्टर में वैसा ही यहाँ पे है बेटा, बट दोनों का अप्रोच पढ़ने का बहुत अलग अलग है। जब हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा था तो फाइनल अकाउंट चैप्टर को पढ़ने के पीछे अप्रोच ये है प्रॉफिट निकालना। फिर जब हम अकाउंटिंग फॉर, सबसे पहले बात वही फाइनल अकाउंट चैप्टर हम पढ़ा, ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होगा जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, उसके बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा अपने यहाँ पे बेटा प्रॉफिट कमाती है, तो उन्हें अगर निकालना होता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना हमने क्या किया बेटा लॉस कमाया, इसके बारे में पता करना होता है, तो वो व्यक्ति अपने यहाँ पे फाइनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। बट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से नहीं आते हैं, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है बट वो भी काम करते हैं, उनके यहाँ पे भी सेल होता है, उनके यहाँ पे भी परचेज होता है, बट उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो उनके यहाँ पे क्या पोजीशन होती है, तो वो प्रॉफिट लॉस नहीं निकालेंगे कि प्रॉफिट लॉस कमाना उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जब अपने यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे, उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, तो वो अकाउंटिंग हम यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो बड़े ध्यान से आप लोग समझना, जब हम फाइनल अकाउंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम तीन चीज सीखी थी बेसिकली हमने बेटा। पहला ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था, फिर हमने बात किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की थी, और फिर हमने यहाँ पे क्या बनाई थी बेटा बैलेंस शीट बनाया। बड़े ध्यान से आप लोग समझना, पर जब मैं फाइनल अकाउंटिंग फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा तो यहाँ पे भी तीन चीजें बनेंगी बेटा। पहला बनेगा यहाँ पे क्या आपके पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फिर बनेगा यहाँ पे क्या बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर यहाँ बनेगा बैलेंस। अब एक एक चीज के बारे में समझना, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बनाने के बारे में हमने बात की थी, तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा गुड्स से रिलेटेड जितने भी आइटम है, एक्सपेंसेस है, उन सभी को यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। सो एग्जांपल हम यहाँ लिखते थे बेटा ओपनिंग स्टॉक, फिर हम यहाँ लिखते थे बेटा क्या परचेज, फिर हमें लिखते थे बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम यहाँ लिखते थे क्या बेटा आपके पास सेल, फिर हम यहाँ लिखते थे क्या आपके पास बेटा क्लोजिंग स्टॉक, फिर यहाँ आता था आपके पास क्या बेटा जीपी, ये जीपी आपके पास यहाँ आता था। ध्यान से समझना बेटा, और इस हम जीपी को हम यहाँ लिखा करते थे, और इसके अलावा जितनी भी मिसलेनियस इनकम है उन सभी इनकम को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, प्लस यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस आएंगे उनको हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपके पास आता था नेट प्रॉफिट, क्या आता है आपके पास बेटा नेट प्रॉफिट आता है, और ये बनती थी आपके पास बैलेंस शीट। यहाँ पे सभी असेट्स आया करती थी, यहाँ पे सभी लायबिलिटीज आया करती थी, और यहाँ पे आती थी कैपिटल, और ये जो आप प्रॉफिट कमाते थे इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे ऐड करते थे, फिर ये जो अमाउंट आता था इन सबको सम करते थे, इन सबको सम करने के बाद जो अमाउंट आता था बैलेंस शीट टेली। दैट्स द पूरा प्रोसेस ऑफ द फाइनल अकाउंट। ये जिक्र हमने आपके साथ पिछले सप्ताह पर सम करते हुए आपके साथ आ रहे हैं, बोलो हाँ। तो जब मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट निकालना या लॉस निकालना, ना प्रॉफिट ना लॉस। ये प्रॉफिट लॉस के निकालने के ऑब्जेक्टिव से नहीं बनाया जाता है। ये तो हमें सिर्फ इतना सा बताता है कि हमारे पास कितना सरप्लस बचा या कितना हमारे को डेफिसिट हुआ, इस चीज के बारे में बात करें कि क्या सरप्लस क्या डेफिसिट हम बात करेंगे। तो जब मैं बात करता हूँ रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट की बात करता हूँ, तो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट ये एक प्रकार से बेटा इस पूरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा गया, इन सब चीजों के बारे में रिकॉर्ड करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या होगा
रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर बेटा हम सिर्फ ये चीज लिखेंगे बेटा, इस एनपीओ में, एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कहां से कैश का इनफ्लो हो रहा है, कहां से कैश का क्या हो रहा है बेटा, आउटफ्लो हो रहा है। इन इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड किया जाएगा कहां पे बेटा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये इनफ्लो ये आउटफ्लो चाहे कैपिटल नेचर का आइटम हो, चाहे ये रेवेन्यू नेचर का आइटम हो, चाहे ये आउटफ्लो कैपिटल नेचर के आइटम से हो या रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। यहां पे पैसा आया, यहां पे पैसा गया तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पैसा इस साल का आया, पैसा पिछले साल का इस साल आया, या फ्यूचर का पैसा हमने यहाँ पे आया, या पास्ट का पैसा हमने इस साल पे किया, या इस साल का पैसा हमने इस साल पे किया, या फ्यूचर का पैसा हमने इस साल पे किया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। पैसा गया, पैसा आया, वो इस साल से संबंधित है या नहीं, यह आइटम कैपिटल नेचर का है या नहीं, यह आइटम रेवेन्यू नेचर का है या नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। पैसा आया, पैसा गया, कैपिटल, रेवेन्यू, इस साल का, पिछले साल का, फ्यूचर का, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उस पैसे को आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो मतलब पैसा आएगा रिकॉर्ड करना, पैसा जाएगा तो रिकॉर्ड करना। और रिगार्डिंग में देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड कर रहा है। इसीलिए ये इस अकाउंट को बेटा, इस अकाउंट को जब हम बात करेंगे तो इस अकाउंट को जस्ट लाइक हम कैश अकाउंट भी बोल सकते हैं। ये जो आपका अकाउंट है बेटा, एक प्रकार का रियल नेचर का अकाउंट, क्योंकि कैश कौन सा नेचर का अकाउंट, रियल नॉमिनल पर्सनल बेटा, रियल नेचर का अकाउंट है। इसलिए हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करने के बारे में हम आप लोगों से यहाँ पे बात, बेटा बोलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्लियर? अब जब मैं इस चीज की बात करूंगा बेटा, रियल अकाउंट है, रिसिप्ट्स एंड अकाउंट जस्ट लाइक ए रियल अकाउंट। पर पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे हम डेबिट क्या करेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। जनरली आपके बिजनेस में कैश आता है तो आप क्या एंट्री पास करते हो, कैश अकाउंट डेबिट, तो जिससे पैसा आया, जिस वजह से पैसा आया। हम जब डेबिट करने की बात करेंगे तो कैश अकाउंट हम डेबिट नहीं करेंगे, डेबिट क्या करेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहां जब सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ना होते हुए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल। तो पैसा डेबिट होगा, मतलब डेबिट, पैसा जाए, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। तो इसीलिए ये जिसका डेबिट साइड मान लो बेटा, ये आपकी क्रेडिट साइड है बेटा, तो इसीलिए हम इसको यहाँ लिखते हैं क्या बेटा, रिसिप्ट्स। इसका हेडिंग का नाम भी क्या था, रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट। और अमाउंट के बारे में जब आप लोगों से बात करेंगे तो पैसा आएगा तो इनफ्लो हो रहा है, तो इधर लिखने का बेटा, पैसा अगर जा रहा है, आउटफ्लो है बेटा, तो यहां आपको लिखने का है बात। अब पैसा आ रहा है वो करंट ईयर से रिलेटेड है नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। पैसा आया लिखो, इनकम है लिखो, कैपिटल इनकम है लिखो, पैसा आया किसी से भी आया, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको रिकॉर्ड करना है। जिस प्रकार से कैश अकाउंट में हम ये नहीं सोचते पैसा कहां से आता है, लिख देते हैं, इसी प्रकार रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में भी हमें यही सोचना है, पैसा आएगा हम यहाँ लिख देंगे, पैसा जाएगा हम यहाँ लिख देंगे, दैट्स इट। बोलो हाँ है ना? और अब एक बात मुझे बताओ, क्या समझता हूं, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ए कैश अकाउंट है, क्योंकि एनपीओ अपने यहाँ पे कभी भी कैश अकाउंट नहीं बनाती, पर एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे कैश अकाउंट अलग से बनाती है। ये अपने यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं बनता है, तो ये जस्ट लाइक क्या आपके पास बेटा कैश अकाउंट है, बोलो क्लियर? जब यही आपके पास कैश अकाउंट है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, चीज के बारे में अपन बात करेंगे, पैसा आएगा जाएगा या रिकॉर्ड करेंगे, आर यू गेटिंग? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो कैश अकाउंट का जब आप बात करेंगे तो क्या बैलेंस होता है? कैश अकाउंट का क्या होता है, बैलेंस होता है। अरे हाँ है, क्योंकि आपके पास कैश रखा हो सकता है, तो लास्ट का क्लोजिंग इस साल का क्या बनेगा, ओपनिंग। तो जब हम यहां बात करेंगे, तो जब यहां जब बात करेंगे, अगर वो कैश का बैलेंस आपके पास रखा हुआ है तो भी यही रिकॉर्ड किया जाएगा, और बेटा बैंक का अगर बैलेंस होगा तो भी इसे यही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जबकि नॉर्मल बिजनेस के अंदर कैश अकाउंट हम अलग बनाते हैं, बैंक अकाउंट अलग बनाते हैं, बट इन दिस सिचुएशन की बात करेंगे बेटा, कैश और बैंक दोनों जब हम आप लोगों से यहाँ बात करेंगे तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। और रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, कैश का बैलेंस होगा तो भी यहाँ रखा जाएगा,
बैंक का बैलेंस होगा तो भी इसे यहाँ लिखा जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें कैश और बैंक का दोनों का बैलेंस आता है? रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैश का बैलेंस भी आएगा, बैंक का बैलेंस भी। और गेटिंग माय पॉइंट्स बेटा? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, ध्यान समझना बेटा। ऐसा क्वेश्चन बहुत टेक्निकल होगा बेटा। ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें कैश और बैंक का बैलेंस आ सकता है? पहला आंसर कैश बुक, दूसरा आंसर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ए एंड बी, डी। बहुत सोचना, तुक्के में बोलोगे ना तो गए हो आप। ये ध्यान रखना, पहले ही बोला था, क्वेश्चन को बहुत सोच समझ कर जवाब देना। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ऐसा कौन सा अकाउंट है बेटा जहां पे कैश और बैंक का बैलेंस आता है? कैश बुक, दूसरा रिसीव पेमेंट अकाउंट, थर्ड ए एंड बी, बी जवाब आएगा बेटा, क्योंकि कैश बुक है बेटा, कैश अकाउंट थोड़ी है। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था? ऐसा कौन सा अकाउंट है, या बोलेगा ऐसी कौन सी चीज जो जिसमें कैश और बैंक दोनों का बैलेंस आता है? तो फिर ए और बी आपका आंसर बना। समझ में आया कि नहीं बेटा? श्योर। नेक्स्ट पॉइंट की बात में जब हम आप लोगों से यहाँ बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, तो ये हमने बात किया रिसीव्स पेमेंट अकाउंट का। अगर इनका ओपनिंग बैलेंस होगा तो क्लोजिंग बैलेंस भी आपका हो सकता है। तो बाय बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? यस प्लीज। कुछ डाउट पूछना है किसी को क्या? तो इसका बैलेंस होता है दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बेटा बोलो क्लियर। अब हम बात करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है बड़ा ध्यान से समझना। इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम ही आएंगे, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पॉइंट ध्यान समझना, सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड आइटम ही आएंगे, सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड ही आइटम आएंगे, वो चाहे रेवेन्यू आइटम हो चाहे कैपिटल, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। यहां पर कैश और नॉन कैश दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि यहां पे ओनली कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। जो कैश आपको मिल रहा है ये इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है या पास्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है या फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल, 2 साल पुराना पैसा आपको इस साल मिला, आज इस रिकॉर्ड करेंगे। इस साल का पैसा इस साल मिला, इस साल रिकॉर्ड करेंगे। फ्यूचर का पैसा आपको इस साल मिल गया, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। बोलो हाँ या ना? क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? बोलो क्लियर। यहां लिखा जाएगा सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड से आइटम, दैट्स इट। करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड आइटम ही यहाँ लिखा जाएगा, किसी और। समझ में आया बेटा आपकी बात? दूसरे पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो अगला पॉइंट क्या होगा बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शन को ही यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। आई मीन कैश हो या नॉन कैश, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बट रेवेन्यू नेचर के आइटम को रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटल नेचर के आइटम को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता। तो देखा जाए तो बेटा ये एक प्रकार से जस्ट लाइक ये क्या आपके पास ये आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा। और इस अकाउंट का नेचर कौन सा होता है बेटा? नॉमिनल नेचर का अकाउंट आपका होता है, मतलब इनकम और लॉसेस यहाँ पे आएंगे, बात खत्म। इनकम और लॉसेस यहाँ पे आएंगे, इसके अलावा कोई और चीज यहाँ पे आपके पास नहीं। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्लियर। ये बात हम डिस्कशन किया रिगार्डिंग क्लियर। और वन मोर थिंग, यहाँ जो आएगा उससे हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, यहाँ जो आएगा
उससे हम लॉस भी नहीं बोलेंगे। यहाँ जो आएगा उससे हम सरप्लस बोलेंगे और इधर जो आएगा उससे डेफिसिट कहा जाए। हाँ क्या हो बड़ा बोलो क्लियर। अब ध्यान समझना बड़ा एक वर्ड मैं आपके लिए और बोलूंगा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये डेफिसिट है, इस डेफिसिट को किसी और नाम से भी जाना जाता है। मुझे तो डेफिसिट क्यों है बेटा, वन मोर थिंग, इसकी जो ये हेडिंग है बेटा, इस हेडिंग में इधर डेबिट साइड में क्या आएगा बेटा, एक्सपेंडिचर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, इनकम आएगा। पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे बेटा अगर इधर सरप्लस आएगा तो सरप्लस को कुछ और नाम से बोलते हैं, इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दिस इज डेबिट साइड, दिस द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ज्यादा है किससे बेटा, इनकम से। तो अल्टीमेटली क्या है बेटा आपके पास बेटा, इनकम ज्यादा है किससे बेटा, आप लोग सरप्लस याद होता है कि कितना कौन इसको इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कब एक्सपेंडिचर ओवर सरप्लस इनकम बोलते हैं, याद ही रहता नहीं। बहुत सिंपल तरीका बेटा, इधर अगर से एग्जांपल इस साइड का फिगर कितना बेटा, 1,40,000 आ रहा है बेटा, और इस साल का फिगर कितना है, 1,70,000 इस साइड का आ रहा है बेटा। तो बेटा ज्यादा इनकम है या एक्सपेंडिचर, इनकम। इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर कितनी ज्यादा है बेटा, 30,000। तो बेटा यहाँ लिख देंगे 30,000 बेटा, इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। बट इट मे बी पॉसिबल कि ये 70 है और ये कितना है बेटा 140, तो इनकम ज्यादा है या एक्सपेंसेस, लिखेंगे एक्सपेंडिचर ओवर द क्या है बेटा आपके पास, इनकम। तो जवाब दो, एक्सपेंडिचर ओवर द क्या बेटा आपके पास, इनकम। तो लॉस डेफिसिट है बेटा, तो कितने का डेफिसिट बेटा, 70,000। इसलिए इसको ये भी बोला जाता है, इसके बारे में ध्यान समझना। वन मोर थिंग बेटा, एक बात बोलूंगा बेटा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे बनती है वैसे ही बनेगी जैसे फाइनल अकाउंट में पढ़ा था हमने, उसके अलावा कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है। पर यहाँ जो लिखा जाता है इससे कैपिटल नहीं बोल देंगे बेटा, कैपिटल फंड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, कैपिटल फंड बोला जाता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल फंड कहा जाता है। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अब कैपिटल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, कैपिटल फंड। ये जो सरप्लस होगा इस कैपिटल फंड में, जैसे नेट प्रॉफिट आता था उस प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते थे, यहाँ जो सरप्लस आएगा वो ऐड किया है किसमें, कैपिटल में या कैपिटल फंड में, कैपिटल फंड। अरे अगर इतना ध्यान नहीं दोगे बेटा तो एग्जाम क्वेश्चन बन जाएगा, सरप्लस जो आता है उसको ऐड किया जाएगा किसमें, कैपिटल में, कैपिटल फंड में, एओपी में, या सेपरेटली शो इन द बैलेंस शीट। कैपिटल फंड में आएगा, कैपिटल फंड मत समझना बेटा, आंसर क्या होगा आपका, कैपिटल फंड। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्लियर। यहां तक होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझने का। यहाँ होने के बाद बड़े ध्यान से आप लोग समझना, यहाँ होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से यहाँ बात करूंगा उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझने का। देखो बेटा अब कुछ चीजें बताऊंगा, यहाँ जो आइटम लेके जाएंगे वो कौन से लेके जाएंगे, करंट ईयर से आइटम। बोलो हाँ है क्लियर। अब करंट के आइटम को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या तरीका होता है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना। मतलब करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर के एक्सपेंस रहेंगे, पास्ट ईयर की इनकम इस साल रिसीव भी हुई तो रिसीव यहाँ लिख दो, पर यहाँ हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फ्यूचर की इनकम यहाँ मिल गई है पर हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर रिलेटेड इनकम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हमें एक्चुअली मिला हो या नहीं मिला हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एनीवे तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे इस चीज के बारे में अपन को यहाँ समझना है। हम कुछ चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बेटा, आपको और बेहतर समझ में अच्छे से आएगा। हमें कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़ने हैं, वो हम चर्चा यहाँ पे हम करेंगे बेटा। ये सभी एडजस्टमेंट्स आपको एग्जाम में काम आएंगे, अकाउंट्स की कंसेप्ट में आपके पास काम आएंगे बेटा। कुछ एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट बात करता हूँ डेप्रिसिएशन का। क्या डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं? अरे डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो जब डेप्रिसिएशन चैप्टर जब हमने पढ़ा है तो वहां पे हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या इन सबको पढ़ा है, ठीक है। याद है आपको या नहीं? क्या पता सर क्या है, हमें तो कुछ भी नहीं पता।
मैं कुछ चीजें यहाँ पे बात करूंगा, पहले एग्जाम्पल ढेर सारे एग्जाम्पल बनाऊंगा, इन ढेर सारे एग्जाम्पल को आपको समझना है। और प्लीज आपको तरीका आप पढ़ के आए हो बेटा, कि जैसे से एग्जाम्पल अपने आप से बहुत से पढ़ चुके हो बेटा, सभी पढ़े हुए आप। तो आप जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ पे आता है, तो आपको पता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम ऐड करते हैं, ओपनिंग को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, और एडवांस को हम क्या करते हैं, क्लोजिंग को लेस करते हैं, और एडवांस ओपनिंग को हम क्या करते हैं बेटा, ऐड ही करते हैं। इससे जो अमाउंट आता है उससे हम क्या बोलते हैं, करंट ईयर का बोलते हैं। तो ठीक है, ऐसा आपने किया तो इससे सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आपके पास आ जाता है। बट बेटा यहाँ पे हो सकता है ऑलरेडी करंट ईयर का गिवन है, ऑलरेडी कैश गिवन है, कितना आपके पास ओपनिंग एडवांस है ये गिवन नहीं है, क्लोजिंग एडवांस गिवन है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है। पूछ लेगा आपसे बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, तो बेटा उस समय ये ऐड लेस का फंडा आपके लिए काम में नहीं आए, तो उस समय आपके लिए और समस्या का सामना होगा। तो हम यहाँ पे जो कुछ भी करेंगे, अकाउंट बना के क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। वो ऐड लेस का तरीका हम सोचने के बाद हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखते हैं क्या होता है, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। मैं सबसे पहले एक नॉर्मल बात करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, हम बात करते हैं सैलरी। आपका एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ है, और हम अकाउंटिंग पीरियड जो बात कर रहे हैं, आप लोग सभी जानते हैं अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है बेटा। मैं इस बार लिख रहा हूं, हमेशा नहीं लिखूंगा बेटा। मुझे बताओ, हमने सिचुएशन नंबर 1, सैलरी पेड फॉर 12 मंथ। एक सिचुएशन ध्यान समझना, हमने सैलरी पे कर दी 12 मंथ के लिए, तो बताओ आपका कितना खर्चा रिकॉर्ड किया जाएगा। इस साल का कितना खर्चा है, 2 लाख। समझना, जब मैं एक्सपेंसेस रिकॉर्ड की बात करूंगा, कितना आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 240 का खर्चा आपके पास पीएनएल में जाएगा। क्या इस बात को एग्री करते हो? अरे हाँ है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं। सिचुएशन नंबर 2, सैलरी पेड फॉर 10 month only, सैलरी पेड फॉर 10 मंथ ओनली। 10 महीने की सैलरी का ही आपने क्या किया बेटा, आपने पेमेंट किया है। क्या ऐसा हो सकता है बेटा, बोलो। सैलरी पेड फॉर 10 मंथ, आपने 10 महीने का सैलरी का पेमेंट किया। हमारे लिए इस साल जब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे तो कितना रिकॉर्ड होगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 लाख। बोलो हाँ है ना, तो गलत है। ध्यान रखना बेटा, मैंने ये बोला था आपने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हम पूरे साल का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। बोलो हाँ है ना, तो बेटा साल भर खर्चा कितना है बेटा आपके पास, तो बताओ कितना ही पे किया, कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, 2 महीने की सैलरी पे करना बाकी है, 10 महीने की सैलरी का पेमेंट कर दिया। कितने महीने के सैलरी का पेमेंट आपने अभी तक नहीं किया, 2 महीने की सैलरी का पेमेंट अभी तक नहीं किया। तो बेटा जब 2 महीने की सैलरी का पेमेंट अभी तक आप नहीं करते हो, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 40,000, ये आपके लिए क्या बन गए बेटा, आउटस्टैंडिंग सब सैलरी। इस बात को समझ में आया बेटा। आउटस्टैंडिंग वर्ड है बेटा जिसका यूज किसी के लिए भी किया जा सकता है। आउटस्टैंडिंग बकाया है, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता बकाया, आउटस्टैंडिंग में पैसा बाकी है, क्लियर। पर एक बात बताऊं, सही मायने में देखा जाए तो ये मेरी ये जो सैलरी, इस पूरे साल की बात करूंगा बेटा, यहां से लगा के यहां तक, तो बेटा मैंने यहां से यहां तक के 10 महीने की सैलरी पे कर दी, सिर्फ ये 2 महीने की जो सैलरी थी ये मेरा पे करना बाकी रह गया। तो 2 महीने की सैलरी बाकी कब, एंड ऑफ द ईयर में है या बिगिनिंग ऑफ द ईयर में? तो अकाउंटिंग पे जब क्लोज हो गया है तब की बाकी है, दैट मीन्स इसलिए बोलते हैं इसको बेटा क्लोजिंग
आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलते हैं इसको बड़ा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब समझ में आया क्लोजिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है, उस समय क्लोजिंग के समय हमें पता था कि हमारी 2 महीने की सैलरी क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसलिए हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसको हम बोलते हैं। अब देखा जाए तो हमने टोटल कितना पैसा पे किया? टोटल अमाउंट पेड, लॉजिकल बात करेंगे, टोटल अमाउंट पेड फॉर सैलरी कितने रुपए का बेटा आपके पास? बेटा 2 लाख रुपीस। कैसे आया? 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10। पर देखा जाए हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो कितने समय का है? 12 मंथ का है। तो खर्चा भी रिकॉर्ड कितने मंथ का होना चाहिए? 12 मंथ का रिकॉर्ड होना चाहिए। बट ये खर्चा कितने महीने का? 10 महीने का या 12 महीने का? हमें 2 महीने का खर्चा और रिकॉर्ड करना है। 2 महीने की सैलरी कितनी है बेटा? 40,000। कुल खर्चा कितना होगा? 2,40,000। क्या इन 2 महीने में हमारे यहाँ पे वर्कर ने काम किया था? हाँ, तो मैं लिखूंगा। अगर वर्कर ने काम ही नहीं किया तो मैं लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो बेटा यहाँ पे काम किया और सैलरी नहीं मिली, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। इज द टोटल एक्सपेंडिचर। क्या सभी समझ में अच्छे से आया बेटा? बेटा बोलो क्लियर? अब समझना, क्वेश्चन ये सिचुएशन नंबर 2 थी, मैं इसी को सिचुएशन नंबर 3 बना रहा हूँ और क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा कर रहा हूँ। बड़े ध्यान समझना इस क्वेश्चन को बेटा, और ये जवाब एकदम हल्के पतले मत देना, सोच समझ के ही जवाब दीजिएगा बेटा। क्लियर? सैलरी पेड फॉर 10 मंथ ओनली इंक्लूडिंग including 3 months for last year. Point number 3. ध्यान समझ, धीरे 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 हम लेवल बढ़ाएंगे बेटा, बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। हम इसके बारे में आप लोगों से यहाँ बात करें, बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा बेटा। क्या बोल रहे हैं? सैलरी पेड फॉर रुपीज, सैलरी पेड फॉर 10 मंथ ओनली। 10 महीने की सैलरी का हमने पैसा पे किया और 20,000 रुपए पर मंथ हमारी सैलरी है। अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ है, पूरे 12 महीने हमारे यहाँ पे काम करते हैं। सैलरी पेड फॉर 10 मंथ इंक्लूडिंग 3 मंथ फॉर लास्ट ईयर्स। 3 महीने की सैलरी हमें लास्ट ईयर से डेट हमने पैसा पे किया। क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। देखो पिछले महीने, पिछले साल की सैलरी हम यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब पिछले साल की सैलरी बाकी तो होगी, और 10 महीने में से 3 महीने की सैलरी पुराने महीने, पिछले साल की हमने पे की, तो हमने इस साल के लिए कितने महीने की सैलरी पे की? 7 महीने की। कितने महीने की? 7 महीने की। कितने महीने की सैलरी का पैसा पे करना अभी भी बाकी है? 5 महीने का। तो 5 महीने का मेरा क्या बन जाएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इस साल का क्लोजिंग क्या नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा? तो बट ओब्वियसली बात है, लास्ट ईयर क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा। अरे हाँ है ना। तो बेटा मेरा आप लोगों से ये बोलना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है इस क्वेश्चन में बेटा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है बेटा आपके पास, और बेटा करंट ईयर की आपके पास सैलरी भी है बेटा आपके पास। अब समझता मेरी बात, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो बेटा सबसे पहले क्लोजिंग आउट, हम सबसे पहले मुझे बताओ कितने महीने की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है? मतलब इस महीने का, इस साल का ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, और लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब लास्ट ईयर जो सैलरी हमने पे नहीं की। हमें कैसे पता नहीं पे की? क्योंकि हमने इस साल जब 10 महीने की सैलरी का पेमेंट कर रहे थे, तो बट ऑब्वियसली बात, जब इस साल जब सैलरी लेने जाओगे तो पहले पुराना बकाया पे करोगे, फिर हम नए इस साल का पैसा पे करेंगे। तो जब इस साल हमने 10 महीने की सैलरी का पैसा पे किया, तो भैया पिछले 3 महीने की सैलरी का पैसा भी हमने पे किया। तो बोलो, पिछले 3 महीने का भी आपने पैसा पे किया, तो पिछले 3 महीने की सैलरी आपकी बाकी हुई। और पिछले 3 महीने की सैलरी कितनी? ये महीने था, तो माने कि जो इस साल सैलरी थी वही पिछले साल सैलरी थी, तो 20,000 रुपए पर मंथ 1 महीने की सैलरी है, तो 3 महीने की सैलरी कितनी हुई बेटा? 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपीज आपके लिए क्या बेटा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या सभी को समझ में आया बेटा? क्लोजिंग कितनी है? अरे 12 महीने की सैलरी में से 10 महीने की सैलरी का आपने पेमेंट किया, बस 10 महीने की सैलरी का हमने पेमेंट किया, उसमें 3 महीने की सैलरी पिछले साल के लिए पे किया, तो इस साल के लिए हमने सिर्फ कितने साल के लिए पे किया? 7 मंथ के लिए। कितने महीने पे किया? 7 मंथ के लिए पे किया। इस साल टोटल कितने महीने होते हैं बेटा? 12 महीने होते हैं। 12 में से 7 महीने की सैलरी का पैसा पे कर दिया। कितने महीने की सैलरी का पैसा पे नहीं किया? 5 महीने के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात करेंगे तो यहाँ कितना? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट मींस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है आपके पास? 1 लाख रुपीस। और बेटा इस साल
आपने सिर्फ 7 महीने की सैलरी का मतलब देखा जाए तो हमने इस साल जो पैसा पे किया इस साल के सैलरी के लिए बस 140 का ही हमने पेमेंट किया। क्या इस बात को एग्री करते हो? बट इस साल की सैलरी कितनी है? 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 2,40,000। इस साल का सैलरी 240 रहेगी। बड़ा बोलो क्लियर। अब एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा देखिएगा आप लोग बेटा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा सैलरी। क्या सबसे बड़ा सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है? क्या सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है? अब सैलरी अगर आपका एक्सपेंडिचर है तो उस एक्सपेंडिचर को क्या रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा? जाएगा। बट क्या कितना जाएगा? जितना पैसा हमने पे किया। हमने कितना पैसा पे किया? 10 मंथ का, दैट मींस दैट 2 लाख। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा? ओनली 2 लाख। रिसीव साइड या पेमेंट साइड? पेमेंट पैसा जाएगा तो इधर, पैसा आएगा तो इधर। क्या सैलरी के लिए पैसा आपने पे किया होगा तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? पेमेंट साइड पे जाएगा। कितना जाएगा? 2,40,000। क्या इस बात को एग्री करते हो? पर जब मैं यही बात करता हूँ, करंट ईयर की बात करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा? इस चीज की बात बताओ बेटा। करंट ईयर की सैलरी कितनी है? 2 लाख या 2,40,000 या 1,40,000? 2,40,000। क्योंकि हमने सैलरी जो बात कर रहे हैं ये 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12, दैट मींस कितना? 2,40,000 पूरे साल भर की आपकी सैलरी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बड़ा बोलो क्लियर। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ इस चीज के बारे में हमने चर्चा आपके साथ किया। थोड़ा बहुत या पूरा पूरा। अब मुझे बताओ क्लोजिंग कितनी है बेटा? 1 लाख। ओपनिंग कितनी है बेटा? आर यू वेटिंग? अब एक बात मुझे बताओ, ध्यान समझना, ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। 1 मिनट के लिए मान लो सिर्फ यही इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। आपके पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की थी? 60 की। 240 इस साल की सैलरी है और 1 लाख रुपीज क्या बेटा? क्लोजिंग। समझ में? सिर्फ इसको मैं इग्नोर करना बेटा, बिल्कुल ध्यान मत देना बेटा, ध्यान समझना। आपके पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है? चलिए इसको मैं एक नया एग्जाम्पल बनाता हूं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,20,000। सैलरी for the year. Hello. Salary for the year rupees 4 lakh. Closing outstanding salary 2 lakh. मेरा क्वेश्चन आपसे है कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा? कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा? क्योंकि 4 लाख बड़ा इधर, अब बड़ा मोबाइल अंदर रख लो यार बेटा। ऐसा क्या है उसमें बेटा यार? ऐसा कुछ है क्या मैं जो बोलता हूँ वो ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है, वहां दिखता है? हाँ नहीं पढ़ना है, नींद आ रही है तो थोड़ा सा तो मेरी बेस्ट से पहले ब्रेक रहता है आप लोगों का, थोड़ा कम खाया करो बेटा। आप लोगों ठूस ठूस के मत खाया करो बेटा। जैसे कभी कभी मिलता है ऐसा फील करते हो ना? थोड़ा सा इसके बाद आपस बैच रहती है आपकी, उसके बाद बैच रहती है, नहीं रहती है? बस सुबह आते कितनी बजे? 9 बजे, 9:30। कब 8 बजे आते? Anyway, that's it. अब तो बताओ कितना अमाउंट P&L में, कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा? क्योंकि जितना खर्चा इस साल का उतना जाएगा। बोलो हाँ है ना? हमने इस साल कितनी सैलरी का पेमेंट किया होगा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने कितनी सैलरी का पेमेंट किया होगा? या क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कितना अमाउंट रिसीव्स एंड पेमेंट पे जाएगा? अगर रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बोले तो मतलब कितना, जितना पैसा आपने पैसा पे किया होगा। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? अरे हाँ सुन लिया मैंने।
एक बार भी 3,20,000 का मतलब वही होता है, 2 बार का मतलब भी वही होता है, 3 बार भी वही होता है बेटा। ये सभी लोग निकालो फटाफट से। हाँ सर, अपने आप में खुद से आ रही। चेतना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 2 लाख। क्या आ गया? 3,20,000। बोलो जोर से थोड़ा सा, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। हाँ, अब इसका मतलब 3,20 होता है बेटा इनके हिसाब से बेटा। मेरे हिसाब पहली बार भी था बेटा, बट जरूरी है ना, खा लो उसको अच्छे से बेटा। ब्रेकफास्ट नहीं करती हो, लंच वो भी करती हो, फिर भी नाखून खाती हो। सब बच्चा हुआ खाने का स्वाद फिर भी नाखून में रहता है, तो स्वाद आता रहता है थोड़ा सा। नहीं तो और क्या वजह होती है बेटा, वो समझ में नहीं आता। जो जो भी खाते सबके लिए एप्लीकेबल है, ये स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है बेटा। सब पेन खाती हूँ क्योंकि उसमें खुशबू छोड़। थैंक यू, अच्छी बात है। आवाज नहीं आ रही तो जोर से बोलो, हाथे समझ में आएगा बेटा। क्या सभी का 3,20 आया? शुभम 320 आया? कैलकुलेटर नहीं होगा इसलिए नहीं कर पाया होगा बेटा। कैलकुलेटर नहीं है आपके पास तो क्यों नहीं है? पूरा बेक दो उनको। 3,20 आएगा, कैसे आएगा देखो बेटा। बट ऑब्वियस सी बात सुनो, 4 लाख में से 2 लाख अभी भी बाकी है। मतलब कि इस 4 लाख में से अभी तक कितना पैसा दिया? 2 लाख। जब इस साल का 2 लाख दिया होगा, इससे पहले क्या पुराना पे हिसाब क्लियर किया होगा? पुराना हिसाब कितना बेटा? 1,20। तो कुल कितना गया? 3,20,000। कॉमन सेंस। समझ में? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।